हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन फिर से चर्चाओं में आ गया है क्योंकि भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, मिस रुचिरा कंबोज, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर को लेकर के एक प्रश्न किया। उनका कहना ये था कि हम इफेक्टिव मिलिटरिज्म की तो बात करते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि दुनिया के मात्र 5 देशों को ही वीटो पावर दिया जाए और बाकी के 188 देशों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा यूनाइटेड नेशन के पास रहते हैं, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन हमेशा से ही चर्चाओं में रहती है। तो आज हम ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन का इतिहास क्या है, यूनाइटेड नेशन की कार्य पद्धति क्या है और दुनिया की आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें यूनाइटेड नेशन की क्या महत्वता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन को सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान 1945 में बनाया गया था और इसमें 50 फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें से भारत भी एक था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे देश जुड़ते गए और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 सदस्य देश हैं। देखिए, 1945 से पहले तक मानव सभ्यता ने दो बहुत ही विनाशकारी युद्ध को देखा था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो ऐसी युद्ध दोबारा न हो पाए, इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशन एक फोरम है जहां पर सपोज किसी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है या फिर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट्स है, तो उसको सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन एक फोरम प्रोवाइड करती है ताकि दो देश वहां पर बैठें और बातचीत से वो भी जो भी इशू हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका इतिहास क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन पहली एक ऐसी संगठन नहीं थी जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी, बल्कि इससे पहले भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाई गई थी, जिसे वो समय के जो 5 यूरोपियन ग्रेट पावर थे, जिसमें से फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया आते थे। प्रूसिया का मतलब हुआ द जर्मन एम्पायर, जिसे 1871 से लेकर के 1918 के बीच में प्रूसिया के नाम से जाना जाता था। और जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय के तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, उनके 14 पॉइंट प्लान के तहत लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। और ये एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन साबित हुई क्योंकि इसमें केवल 58 मेंबर ही थे और जो जो पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज थे उनको एक साथ लाने में सफल साबित हुई। और जो दुनिया के जितने भी देश थे उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने में ये बिल्कुल फेल साबित हुई। इसी का परिणाम निकला कि 1938 से लेकर 1945 के बीच में विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध देखने पड़े। और इस विश्व युद्ध में दो गुट थे, जिसमें से एक था जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरा गुट था यूके, यूएस, सोवियत यूनियन और फ्रांस। और ये अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध में लगभग 70 से 85 मिलियन पीपल ने अपनी जान को गंवाया। साथ ही साथ आज के अगर इन्फ्लेशन को जोड़ दिया जाए तो उस समय लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी लॉस हमें देखने को मिला, पूरे दुनिया को देखने को मिला। और जैसे ही ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय पावर का शिफ्ट हुआ और दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें से एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। और चूंकि इस युद्ध में यूरोप का जो इकोनॉमी था बिल्कुल तबाह हो गया था, तो इसे अपलिफ्ट करने के लिए यूएसए ने एक प्लान लॉन्च किया जिसे मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं, जिसे 1948 से लेकर के 1951 के बीच में चलाया गया। और इस प्लान के तहत यूरोप के जो 16 कंट्रीज थे उनको $13 बिलियन की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई यूएसए के तरफ से। हालांकि यूएसए पर ये हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि उसने उस कंट्रीज की हेल्प ज़्यादा की जो नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे या फिर उनको ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेटो का जो संगठन, नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और चूंकि वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियों का उद्गम हुआ तो इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल तो देखने के लिए मिलेंगे ही। तो सोवियत यूनियन चूंकि एक कम्युनिस्ट प्रधान देश था, वहाँ पे कम्युनिज्म की ज़्यादा चलती थी, और जो अमेरिका था उसमें कैपिटलिस्ट लोग ज़्यादा थे। तो ये जो मार्शल प्लान था और जो पॉलिसीज जो लाई गई थी यूएसए द्वारा यूरोप में, इसको देखते हुए सोवियत यूनियन ने अपने एग्जिस्टेंस
के जो खतरे हैं उसको भांप लिया और उसने भी जो वेस्टर्न यूरोप है उनको हेल्प करनी चाहिए। उसने इसके बाद इसके साथ ही इसी बीच क्या होता है कि जर्मनी को 4 भागों में बाँट दिया जाता है। हालाँकि आपको वो जो बहुत सारे रिपोर्ट उसमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 2 भाग होगा, लेकिन एक्चुअली में उसे 4 भागों में बाँटा गया था। इसमें से यूएसए का एक भाग था, दूसरा यूके का था, तीसरा फ्रांस का था और चौथा जो था वो यूएसएसआर का। और ये जो तीनों कंट्रीज़ थे, यूएस, यूके और फ्रांस ने जो जर्मनी को बाँटा था, उसे एक गुट में लाया गया और उसे ईस्टर्न जर्मनी कहा गया और साथ ही साथ जो यूएसएसआर ने जर्मनी का विभाजन किया था उसे वेस्टर्न जर्मनी बोला गया। वेस्टर्न जर्मनी यूएसएसआर के था, बाकी जो ईस्टर्न जर्मनी था वो यूके, यूएस और फ्रांस के पास थे। इसके साथ ही सोवियत यूनियन ने बहुत सारे ब्लॉकेज भी लगाने शुरू कर दिए, जैसे कि बर्लिन ब्लॉकेज एक था। उसमें से क्या हुआ कि यूएसएसआर ने यूएसए द्वारा जो असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही थी जर्मनी को, उसको रोकने की कोशिश की। जिसके बाद एक और इंसिडेंट होता है जिसको हम बर्लिन एयरलिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पावर स्ट्रगल चल ही रहे थे। तभी इस प्रकार के जो 2 सुपर पावर हैं उनके बीच में इस प्रकार का पावर स्ट्रगल हमें एक और भीषण युद्ध की तरफ इशारा कर रहा था। तो इसे देखते हुए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी जो इन सभी देशों को एक साथ लाए और एक फोरम प्रोवाइड करे, ताकि जो कंट्रीज़ के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी इशू है उसको सोल्व किया जा सके बातचीत के द्वारा। इसीलिए 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक मैप है जिसमें यहाँ पे देखा हुआ है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सभी कंट्रीज़ का नाम लिख रखा है जिससे यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हेल्प की थी इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए, जिसमें से थे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, पुर्तगाल, वेस्ट स्वीडन और स्विट्जरलैंड और टर्की। और फाइनली 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया जाता है। और शुरुआत में इसमें 50 फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और भी देश इसमें जुड़ते गए और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 सदस्य देश हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन की कार्य पद्धति क्या है। तो इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूनाइटेड नेशन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जिस पर वो पूरे दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस रखती है और काम करती है। तो इसके 6 मुख्य ब्रांचेज हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है सेक्रेटरीट, पांचवा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है ट्रस्टशिप काउंसिल। हालांकि ट्रस्टशिप काउंसिल को 1 नवंबर 1949 को डिसमेंटल कर दिया गया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अनुसार पलाऊ एक ऐसी कंट्री थी जो फाइनली इंडिपेंडेंट उसको मिल गया था। तो चलिए अब यूनाइटेड नेशन के सभी स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं उसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में वे सारे मेंबर आते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, यानी कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं, तो वे सारे जनरल असेंबली के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो ग्लोबल इम्पोर्टेंस की जो भी इशू हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी भी पॉइंट पर यदि कंक्लूजन में पहुंचना है तो उसमें वोटिंग के द्वारा वहां पे कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। और जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो बड़े कंट्री हो या फिर छोटे कंट्री हो, सभी को एक वोट का अधिकार है और वो अपने वोट को लेकर के स्वतंत्र है। वो किसी को भी अपना वोट दे सकता है किसी भी टॉपिक पे। ये तो था जनरल असेंबली। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें जनरल असेंबली की तरह नहीं है, ये लिमिटेड कंट्रोल है। ये इसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट है, मतलब कि उनका शिफ्ट रोटेशनल होता है, वो हर 2 साल पर उनमें वोटिंग होती है। तो परमानेंट जो मेंबर है उसमें है 5 मेंबर, जिसमें से एक है रसिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है फ्रांस, चौथा है यूके और 5वां है चाइना। ये तो थे 5 मेंबर। और 10 और है नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें इंडिया भी आता है। और ये जो है सो मिलिट्री एक्शन, सपोज अगर कोई एक कंट्री है वो दूसरे कंट्री पर मिलिट्री एग्रेशन दिखा रही है, तो उस स्थिति में
ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक्टिव हो जाती है और कभी-कभी सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पार्टिकुलर कंट्री पर इकोनॉमिक सैंक्शन या फिर और भी कई तरीके हैं जिससे वे उस एग्रेशन को रोकने में मदद करते हैं। और तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कार्य ये है कि वो किसी भी कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक और सोशल मैटर है उसको समझती है, साथ ही साथ किसी भी कंट्री को सलाह भी देती है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की बहुत सारे और भी एजेंसियाँ हैं जो इकोनॉमिकली मदद करती है। जैसे बहुत सारे और भी एजेंसी हैं जो इकोनॉमिकली बहुत सारे कंट्रीज़ को मदद करती है। तो जो कंट्री है, पार्टिकुलर कंट्री जो यूनाइटेड नेशन से मदद लेना चाहती है इकोनॉमिकली और जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम क्या कौन करती है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। साथ ही साथ इसमें जो है सो 54 मेंबर हैं जो कि हर 3 साल पर इनका जो है सो मतलब एक कंट्री है उसके पास 3 साल के लिए मेंबरशिप होती है और फिर 3 साल के बाद दूसरी कंट्री का फिर नंबर आता है। चौथा है सेक्रेटरीट। ये सेक्रेटरीट जो है रिपोर्ट पब्लिश करती है किसी भी देश पर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर रिपोर्ट पब्लिश, जैसे कि हमारे यहाँ अभी यूनाइटेड नेशन द्वारा कोई भी पॉपुलेशन सेंसस के लिए कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशन, तो किसके तहत करती है? वो करती है सेक्रेटरीट के अंतर्गत करती है। और जो चेयरमैन, जो सेक्रेटरीट के जो चेयरमैन होते हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं उनका जो चेयरमैन है, उनका हर 5 साल के बाद एक बार चुनाव होता है और उनका चुनाव कौन करता है? जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर हैं, चूँकि अभी 193 मेंबर है, और वही 193 मेंबर मिल करके एक जो द सेक्रेटरीट है उनके जो यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल होंगे उनका चुनाव करेंगे। और चौथा है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? जैसे हमारे देश में जो कोर्ट है वो हमारी जो लीगली जो हमारा अधिकार है उसका रक्षा करता है, साथ ही साथ हमारे साथ जो भी अगर कोई गलत होता है उसका जो है सो वो जस्टिस हमें मिलती है। सेम उसी प्रकार यदि कोई एक देश किसी अन्य देश पर यदि एग्रेशन दिखाता है या फिर उसकी टेरिटरी को कब्जा लाता है या फिर किसी भी प्रकार का अगर क्राइम करता है अलग दूसरे देश के खिलाफ, तो उस समय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्टिव हो जाती है और आप उस समय यदि आप पर कोई एग्रेशन कर रहा है, आपके कंट्री पर एग्रेशन कर रहा है, तो आप जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, उसके अगले कंट्री को वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपको वहाँ से जस्टिस मिलेगी। देखिए, छठा है द ट्रस्टशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशन का जो गठन है वो केवल पीस को स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था, साथ ही साथ ये भी यूनाइटेड नेशन का कर्तव्य है कि वो किसी भी देश को किसी भी देश के का गुलाम न रहने दे। तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो आखिरी गुलाम कंट्री था जिसे आज़ादी मिली थी वो था पलाऊ, जिसे 1994 में आज़ादी मिल गई थी। इसी के साथ ही जो ट्रस्टशिप काउंसिल है उसका कार्य खत्म हो गया और इसे शट डाउन कर दिया गया। अब ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल है इसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं है यूनाइटेड नेशन में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशन की कार्य पद्धति कैसी है और वो कैसे पूरी दुनिया में अपना काम करती है। देखिए, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ये सारी जो 6 बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की प्रमुख जो बॉडीज़ है वो कैसे कैसे काम करती है, लेकिन उनको काम करने में कौन कौन से अदर ऑर्गेनाइजेशन मदद करते हैं वो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख रखा है, आप देख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उसको ये जो सारे एजेंसी यहाँ पे लिखी हुई है ये सारे मिल करके हेल्प करती है। जैसे कि इकोनॉमिकली हर किसी कंट्री को अगर हेल्प करना हो तो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। उसी प्रकार हेल्थ में अगर किसी कंट्री को अगर मदद करनी हो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ लिख कर रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी लिख रखे हैं। साथ ही साथ जो फाउंडिंग ईयर है, मतलब वो ये जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के जो अंदर आती है उसे कब बनाया गया था, यहाँ पे मैंने उसको लिख रखा है, आप इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी भी एजेंसीज आती हैं जो कि अवेयरनेस प्रदान करती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है,
आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इससे भी आप याद कर सकते हो बहुत ही। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इंडिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड नेशन का जब गठन हो रहा था उस समय 50 फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें से इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर था। और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के लगभग 26 एजेंसीज भारत में काम कर रही हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम करके भी दिखाया है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न बस एक ही है कि जो कि इंडिया हमेशा से यूनाइटेड नेशन में के जो भी फोरम है उसमें हमेशा से उठाते आया है कि चूँकि यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं और जैसा कि हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 और 10 का फार्मूला चलता है, मतलब कि 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब रोटेशनल शिफ्ट में उनकी पोजीशन आती रहती है। तो इंडिया का यहाँ पे कंसर्न ये है कि चूँकि इंडिया दुनिया की अभी वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री है, साथ ही साथ दुनिया की 5वीं ऐसी अर्थव्यवस्था है, तो इंडिया को वीटो पावर मिलना ही चाहिए। इसके लिए इंडिया ने हमेशा से ही यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठाई है। ये तो थी हमारी आज की लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप मुझे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।